तो इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है डीएलएड के जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में, ठीक है, यानी पेपर फर्स्ट। तो बात करते हैं हम आपके देखिए बात करते हैं हम आपके पठन एवं लेखन का कार्य व महत्व। तो पठन व लेखन का कार्य और इसके महत्व की अगर बात करें तो आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कौशल के बारे में। कौशल जिसे हम स्किल कहते हैं, कौशल होता है क्या है, किसी कार्य या ज्ञान को सीखने में जिन तथ्यों की आवृत्ति यानी बार बार होती है उसे कौशल कहते हैं। भाषा के कौशल को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करना ग्रहण कौशल कहलाता है। लेखन और वाचन को अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं पठन की, जिसे हम वाचन के नाम से भी जानते हैं। तो पठन का देखिएगा अर्थ क्या होता है। तो पठन का अर्थ आपको ध्यान रखना है। पठन का अर्थ होता है पढ़ना। लिखित सामग्री को पढ़ना और उनके अर्थ को ग्रहण करना पठन या वाचन कहलाता है। जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका मुख से उच्चारण करने लगता है उसे हम पठन या वाचन कहने लगते हैं। बात करते हैं हम आपके एक महान दार्शनिक की। तो आपको ध्यान रखना, ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बच्चे संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। तो यानी वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बच्चे संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। इसी के साथ साथ देखिएगा हम बात करते हैं आपके डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। बात करें डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिवत शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं पठन प्रक्रिया की प्रकृति की। तो पठन आपको ध्यान रखना है, पठन मुद्रा। पठन या वाचन के समय पुस्तक 130 डिग्री का कोण बनाती हुई आँखों से कम 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। पठन शैली की बात करें तो स्वरों का उच्चारण आरोह अवरोह के अनुसार करना चाहिए। पठन करते समय लय, प्रवाह तथा गति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भावों के अनुसार ध्वनियों का उतार चढ़ाव होना चाहिए। प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना जरूरी होता है। बच्चे तथा अध्यापक को उच्चारण अवयवों का सही से ज्ञान होना चाहिए। पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान योग्य बातें। बात करते हैं पठन के प्रकार की। तो पठन को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं: मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। बात करते हैं हम आपके पठन के महत्व की, तो इसकी उपयोगिता की। तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान को अर्जन करने के साधन पठन होते हैं। समाज में उपयोगिता होती है इसकी, समाचारों को जानने के लिए सहायक होता है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक होता है, मनोरंजन में सहायक होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक होता है। आरोह अवरोह की अगर बात करें तो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह से सार्थकता उत्पन्न होती है और पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयाँ: शीघ्रता से पठन, धारा प्रभाव का अभाव, भाव का समझकर न पढ़ना, अधिक धीमी आवाज़ में पठन, अधिक तेज आवाज़ में पठन। पठन में रुचि का विकास करने की विधियाँ। पठन यानी वाचन में रुचि विकास करने की निम्न विधियाँ हो सकती हैं: ध्वनि साम्य विधि,
अक्षर बोध विधि, वर्णोच्चारण विधि, कहानी विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि और वाक्य विधि। पठन के दोष की अगर बात करें तो पठन या वाचन के निम्न दोष हो सकते हैं। स्कूल में लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, स्कूल या घर पर वाचन का अभ्यास न करना, पठन या वाचन में एकाग्र न होकर न पढ़ना, कक्षा में योग्य अध्यापक का न होना, बच्चों के मन में अध्यापक और माता पिता का भय बना रहना, आलसी और लापरवाह होना, बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होना, बच्चों में नेत्र दोष तथा अल्पदृष्टि होना। पठन शिक्षण की उपयोगिता की अगर बात करें तो पठन या वाचन से शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। बच्चे हिंदी में पठन को जितना अधिक शुद्ध सीख लेता है उतना ही लेखन प्रभाव भी एवं शुद्ध होता है। प्राचीन प्राचारकों तथा लेखकों का ज्ञान बच्चों को पढ़कर ही प्राप्त हो सकता है। बच्चे अपने ज्ञान को दो तरीकों से सीखता है, एक अनुभव करके, दूसरा अनुभवों को सुनकर या पढ़कर। लेखन की अगर बात करें तो लेखन का अर्थ जिसको हम लिखकर व्यक्त करना, शुद्ध शब्दावली, व्याकरण युक्त भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। जब हम अपने मन की बाहरी तथा अंदरूनी भाव एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। लेवार्ड के अनुसार सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। लेखन के उद्देश्य की बात करें तो लिखित अभिव्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। बच्चों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भावों को एक तार्किक वाक्य के रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति द्वारा बच्चों को लिपि, लोकोक्ति, शब्द आदि का पूर्ण ज्ञान मिलता है। लेखन के दोष की बात करें तो शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधित दोष, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, श की अशुद्धियाँ, मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियाँ, छा को छा लिखना। लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करना तथा अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास करना, व्याकरण का सही से ज्ञान होना, वाचन अर्थात पठन अभ्यास करना, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करना, शब्दकोश के प्रयोग पर बल देना। लेखन शिक्षण की विधियों की बात करें तो मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, जैकार्ड विधि, श्रुतलेख, सुरतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, निबंध, पत्र लेखन। पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। बात करते हैं लेखन की उपयोगिता की। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना, बच्चों में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान कराना, विषय के अनुकूल शैली का उपयोग करना, स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास करना, प्रसंग के अनुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बच्चों के हाथों को गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। वर्ण, शब्द एवं वाक्य। वर्ण की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, शब्द की बात करते हैं। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्ति करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, हाँ, नहीं, दुनिया, डॉक्टर। शब्दों के प्रकार। शब्दों के निम्न प्रकार होते हैं: अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग या विकार या रूपांतर के आधार पर। सार्थक शब्दों के ही ये सारे प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर की अगर बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द के सार्थक और निरर्थक शब्द के मुख्य प्रकार होते हैं। सार्थक शब्द की बात करें तो वे शब्द जिनका
कुछ अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे माँ, पापा, भोजन, पानी। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भोजन, बान, बपड़ा। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, शेवा, सीता, राम। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, कर, हाथ, टैक्स। बात करते हैं हम आपके समानार्थी पर्यायवाची शब्दों की। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द जिन शब्दों के विपरीत अर्थ का बोध होता हो, जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का बोध होता हो उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे जड़, चेतन, पाप, पुण्य, झूठ, सच, दिन, रात। वाक्यांशों के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी जो पहले जन्मा हो, अग्रज। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंश, कंधा, अंश, भाग। बात करते हैं व्युत्पत्ति, रचना। बनावट के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द ऐसे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं और उन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले वे ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, फूल, हाथी, राजेश। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, दूध वाला, दूध प्लस वाला। योग ऋण शब्द की बात करें तो वे शब्द जो देखने में तो यौगिक होते हैं परंतु ऋण शब्द के समान उनका अर्थ निश्चित होता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज, जलज आदि। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द, शंकर शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृति के ज्यों के त्यों ले लिए गए, हिंदी में उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, विष्णु, भूमि, प्रथम। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, सूरज, मात, माँ, संध्या, सांझ, वर्ष, बरस। बात करते हैं देशज शब्द की। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, टांग, खाट, पगड़ी, थैला, पेट आदि। विदेशज या विदेशी शब्द जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे टिकट, कैंची, कागज, ऑफिस, तोप आदि। संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेल और गाड़ी, यानी रेल गाड़ी। रेल अंग्रेजी और जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। जांच करता, जांच हिंदी शब्द है जबकि करता संस्कृत शब्द है। विकार रूप प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हो सकते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि रूप में बनते हैं। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लखनऊ, किताब, राम। सर्वनाम मैं, तुम, आप, कौन। विशेषण नीला, अच्छा, बुरा, मीठा, सरल। क्रिया खाना, पीना, सोना, खेलना। और बात करते हैं हम आपके अविकारी शब्द की।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिकारी शब्द जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। लगभग, ना, तक, के, बिना, जहाँ। अभिकारी शब्द के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण की बात करें तो आज, कल, यहाँ, वहाँ, कैसे। संबंध बोधक की बात करें तो पहले, संग, पास, बाहर। समुच्चय बोधक की बात करें तो और, तथा, पर। विस्मयादि बोधक की बात करें तो अरे, वाह, हाय। वाक्य की अगर बात करें तो शब्द या पदों के मिलने से जब पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके द्वारा लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचारों को अपने पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं। शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है, जबकि वाक्य भाव या विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं। पदबंध या वाक्यांश, जिस सार्थक पद समूह में भाव या विचारों की पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं होती है उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। नदी बहती चली जा रही है। सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जीत गया। वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व हो सकते हैं। सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकटता, अन्वय। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, ठीक है, इन्हें कर्ता भी कह सकते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, विधेय कहलाता है। वाक्य के भेद, वाक्य 2 प्रकार का हो सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का पता चलता है उसे विधान वाक्य कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध पिया, दूध का पीना, वर्षा हो रही है, वर्षा का होना। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य न होने का पता चलता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत खिलखो। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का पता चलता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। मोहन तुम बैठकर पढ़ो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न किए जाने का पता चलता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमित तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का पता चले उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद शाम को वर्षा हो जाए, अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में से प्रेम, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल साधारण वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। मोहन खाना खाता है, रीता बाजार जाती है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही
जवान आगे बढ़ गए। जिस वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही जवान आगे बढ़ गए। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तथापि आए वे संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे राम कक्षा में गया परंतु मोहन नहीं था। मैं सूरज निकला और अंधेरा भाग गया। यद्यपि मैं वहाँ नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है वही ध्वनि या आवाज़ कहलाती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि की पहचान के लिए विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का अर्थ ध्वनि के वैज्ञानिक अध्ययन से है। ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि उत्पादक अवयव। ध्वनि उत्पादक कई अवयव होते हैं। इन ध्वनि उत्पादक अवयवों से निकल कर जब हमारी श्वास वायु मुख विवर में होकर बाहर निकलती है तब उससे विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। उच्चारणों उपयोगी शरीर अवयव निम्न हैं: फेफड़े, भोजन नली, श्वास नली, स्वर तंत्रियाँ, कंकाल, स्वर यंत्र, मुख अभिकाल। श्वास नली के द्वार पर आवरण के रूप में एक छोटा पदार्थ लगा रहता है। कंठपिटक, गले का वह भाग जो कुछ उठा रहता है। कंठमार्ग, कंठ, दंतमूल, कठोर तालु का अंतिम छोर, मुख विवर, इसमें दांत, मूर्धा, जिह्वा तालु, कोमल तालु, कठोर तालु, दंत, बड़ से ऊपर के दांतों के निकट तालु भाग को बड़ से, मूर्धा, जिन्हा, ओष्ठ, नासिका विवर, मुख और नासिका के बीच रिक्त स्थान। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वरघात एवं बालाघात का भी अध्ययन किया जाता है। आघात या बालाघात या स्वरघात, जब किसी ध्वनि में विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे आघात, बालाघात, स्वराघात कहते हैं। भाषा विज्ञान की शब्दावली में आघात को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। मैं कानपुर जा रहा हूँ। 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 ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व। स्पष्टता। ध्वनि का स्पष्ट होना जरूरी है क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर सही अर्थ ग्रहण कर सकता है। सार्थकता। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो, बार बार शब्दों की आवृत्ति ना हो। शुद्धता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिकृष्ट होना चाहिए। तरंगता। ध्वनि में आरोह अवरोह होना चाहिए। स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। स्वर राजन्ते इति स्वरः। स्वर पतंजलि के अनुसार जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर निम्न है: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के निम्न भेद होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर। अग्र स्वर जैसे कि आ, ई, ए। उच्च स्वर आ, उ, ओ, औ, आ। संवृत स्वर ई, उ। अर्ध संवृत स्वर ए, ओ। विव्रत स्वर आ। अर्ध विव्रत स्वर ए, अ। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। वृत्ताकार स्वर उ, ओ, आ। अवृत्ताकार स्वर अ, ई, ए। उच्चारण मात्रा समय के आधार पर स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। प्लुप्त स्वर ओम। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अनुनासिक स्वर
निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, इसमें स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। आ, ई। निर्नुनासिक स्वर, इसमें स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ई। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 48 मानी गई है। का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और आपको ध्यान रखना है ऊष्म और अनुस्वार। का वर्ग का, खा, गा, घा, घा, अड़ा। चा वर्ग चा, छा, जा, जा, झा, वहाँ। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, ढा, वहाँ। टा वर्ग टा, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, वा, भा, मा। अंतस्थ या रला, बा। ऊष्म सा, शा, शा, हा। द्विगुण ऋण, ऋण। अनुस्वार आ, विसर्ग आ। चंद्र बिंदु अनुनासिक आ। अरबी और फारसी क, ख, ग, घ, ज, झा। संयुक्ताक्षर सा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर बांट सकते हैं: उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। उच्चारण स्थान, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी न किसी मुख्य अवयव से टकराती है। उस अवयव को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। कंठे का, खा, गा, घा, अड़ा। तालव्य चा, छा, जा, झा, जा या सा। मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, सा। दंते ता, था, दा, धा। पट्स ना, शा, जा, रा, ला। ओष्ठे पा, फा, बा, भा, मा। तंतोष्ठे बा, फा। स्वर यंत्रीय हा। प्रयत्न, ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह प्रयत्न 3 प्रकार का होता है: स्वर तंत्रों में कंपन, सघोष, अघोष। श्वास की मात्रा, अल्प प्राण, महाप्राण, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न। स्पर्श, नासिक के स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी, अंता, स्थ। पार्श्विक, प्रकम्पत, अर्धस्वर, उत्क्षिप्त, अयोग्यः, अयोग्यः। अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, शुद्ध। ध्वनि वर्ण, जिस वर्ण या अक्षर की अपनी एक आवाज़ हो जो दूसरे वर्णों से अलग हो, ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। इसे ही आवाज़ कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, ध्वनि कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण व अक्षर कहते हैं। जिनका क्षरण या विनाश ना किया जा सके उन्हें अक्षर कहा जाता है। उदाहरण: अ, ई, उ, का, खा, गा, घा, अड़ा आदि। भाषा की सबसे बाह्यतम या बड़ी इकाई, आपको ध्यान रखना है, वाक्य होता है। वहीं बात करें वर्ण, या आपको ध्यान रखना, वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। ध्वनि, वर्ण, अक्षर। ध्वनि, वर्ण, अक्षर शब्दार्थ, उपसर्ग, शब्द, पद, पदबंध, वाक्यांश, उपवाक्य, शीर्षक, वाक्य। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर व व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए अस्वर है जिन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। इस प्रकार अ, ई, उ, ऋण, ए, ओ, औ। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर स्वर ना है, जैसे आ, ई, उ, ऋण। मूल स्वर। संयुक्त स्वर 4 संयुक्त स्वर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 11। 4 संयुक्त स्वर है या मिश्रित स्वर है, जैसे कि ए, ओ, ऐ, औ। स्वरों के भेद, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋण। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए। संधि संयुक्त बड़े स्वर ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ओम, ओम, आ, ई, ऊ, ई। ठीक है, प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं, ऊ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर ये 7 होते हैं, अ, आ, ई, ऋण, ए, ऐ। जिन्हा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर ये 5 होते हैं, ई, ऋण, ए, ऐ। मध्य स्वर ये 1 होते हैं, अ। मध्य स्वर ये 5 होते हैं, आ, ऊ, ओ, औ। बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर ये 5 होते हैं, ई, ऋण, ऊ, औ। विवृत स्वर ये 1 होता है, आ। अर्ध संवृत स्वर ये 3 होते हैं, ए, औ, ओ। अर्ध विपरीत स्वर ये 2 होते हैं, ऐ, औ, अ। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर का अनुसरण करने वाले व्यंजन होते हैं। जब प्राण वायु कंठ या मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का और आ, का, खा और आ, खा। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसे क, च, ट, त, प। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 25 होती है। का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, अड़ा कंठ। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, वाँ तालु। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा वाँ मूर्धन्य या मूर्धा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना तंत्र या दांत। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, वा, माँ ओष्ठ। इनमें से पाँच वर्णों के 2 समूह बने हैं। इन समूहों का नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन 5 वर्गों का दूसरा नाम कु, चु, टू, तू, पू भी है। अंतःस्थ व्यंजन उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुँह से बाहर निकल जाती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रला, वा। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए मुख से धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, सा, सा, हा। अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे का और सा मिलाकर छा, ता और रा मिलाकर त्रा, जा और वहाँ मिलाकर ज्ञा, सा और रा मिलाकर शा। एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, अन और आहा। इसी के साथ साथ बात करें वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोग्य कहलाते हैं। वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिन्हा मूल्य उपध्मानीय। अनुस्वार आ, इसका उच्चारण स्थान नासिक या नाक है। विसर्ग आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जिन्हा मूल्य प्रक, प्रख, का, खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे चिन्हा मूल्य वर्ण कहते हैं। उपध्मानीय प्र या प्रफ
प फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपमानीय वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन फेंकना या उछलना होता है, ये दो हैं, जैसे ढ़ और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, डंडा, पढ़ना। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन वो सभी व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बच्चा, दिल्ली, शक्कर, चक्कर, बिल्ली। व्यंजन वर्गों के उच्चारण: अ, हा का वर्ग, का, खा, गा, गा, ड़ा कंठ, ई, या, सा, चा वर्ग तालु, रा, सा, रा, सा, टा वर्ग मूर्धा, लड़, ला, सा, ता वर्ग दंत, उ, प्र और पा वर्ग ओठ, बा दंत, बा ओष्ठ दंतोष्ठ, ओ और औ कंठोस्थ और ए, ऐ कंठ तालु। जबकि ड़ा, वा, ड़ा, ना, मा पंचम वर्ग अनुनासिक पंचाक्षर नासिक के वर्ण मुख प्लस नाक। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि जिसका संकेत है जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो, तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, हंस, चांद।